इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 15 विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसमें आपको बहुत सारे लॉजिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने अभी तक ये समझा कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q है, दिस इज़ ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज समझते हो ना आप? मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा चार्ज जिसका साइज़ बहुत छोटा हो। किससे साइज़ छोटा होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो डिस्टेंस है r, उसके विद रिस्पेक्ट टू इसका साइज़ बहुत छोटा है। सो अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है तो हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ हम बनाते थे लास्ट लेक्चर्स में, और उसका फॉर्मूला होता था 1/4πε0 Q/r²। और अगर मैं पॉइंट P यहाँ ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इस चीज़ को। रेडियली इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक इस तरह से स्फीयर इमेजिन कर लें तो उसकी रेडियस ये बनेगी, तो रेडियली आउटवर्ड का ये मीनिंग होता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, और इसका भी एक्सप्रेशन में जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो ये वाला आ जाएगा। मान लो ये r1 डिस्टेंस है तो फॉर्मूला सेम होगा 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे r1 कैप से। सो अगर यहाँ पर ओरिजिन है हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है। अब ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स, है ना, ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न सा आपके सामने नज़र आ रहा है ना, इस तरह से मैंने कुछ एरोज ड्रॉ करे। सो दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न डिपेंड करता है हमारे पास चार्ज कैसा है। जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज अगर होता, सो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है अंदर की तरफ। क्यों बनती है अंदर की तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए हमने डेफिनेशन यूज़ करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और ये होता था हमारा टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज जो होता है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है जिसकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाहता हूँ, और ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज के लिए इट इज़ इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अगर पॉइंट यहाँ पे है तो ऐसे अंदर की तरफ, पॉइंट यहाँ पे है तो ऐसे अंदर की तरफ, यहाँ पे पॉइंट है तो ऐसे। सो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है। अब ये जो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे एरोज ड्रॉ करे हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, लेकिन अगर मैं इनकी जगह एक प्रॉपर पैटर्न बना दूँ इस तरह का, देखिए अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह का पैटर्न ड्रॉ कर दिया जाता है। ये जो पैटर्न है ये बेसिकली क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? अकेला, क्योंकि ये अभी अकेला पड़ा हुआ है, बाकी दोनों को इमेजिन मत करो। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो एरोज की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा उसके लिए ड्रॉ करना है तो सेम उसी तरह से ऐसे। सो ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। पॉइंट भी है साथ में, नेगेटिव चार्ज। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स जो हैं दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे पॉइंट चार्जेस के लिए मैंने बना दिए, लेकिन हमारे पास तो डिफरेंट तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिनके इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न अभी ड्रॉ करने हैं हमें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डाइपोल है। सो डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दे आर कनेक्टेड। हमारे पास डाइपोल की जगह दोनों पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं ऐसे कनेक्टेड, दोनों नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं ऐसे कनेक्टेड। एक शीट ऑफ चार्ज हो सकती है इस तरह से, पॉजिटिव शीट, और ऐसे ही एक नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज हो सकती है इस तरह से। सो इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमारे पास स्फेरिकल शेल हो सकती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास ये हो सकता है कि इस तरह से उसने बोला कि हमारे पास एक शेल है मेटेलिक मेटल, और इसके अंदर यहाँ पर मैंने किसी पॉइंट पर, पहले सेंटर पे मान लेते हैं, -Q चार्ज रख दिया। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करो। हमारे पास इस तरह से एक शीट है
मेटल शीट, और यहाँ मैंने एक प्लस चार्ज रख दिया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करो। इसके अलावा हमारे पास वायर है, दिस इज ए वायर, इट हैज़ सम पॉजिटिव चार्ज, सो इस पॉजिटिव चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करो। तो जितने भी मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताई हैं बच्चों, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सारी की सारी ड्रॉ करेंगे अभी इस लेक्चर में और समझेंगे कि ऐसे ही क्यों ड्रॉ करनी है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम करेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स में अगर हम इस माइनस क्यू चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस करके थोड़ा साइड पे ले जाएं तो इस तरह के क्वेश्चन IIT मेंस में और नीट में भी पूछे जाते हैं। सो ये पूरा का पूरा लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसे ड्रॉ करनी है, इसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉपर डेफिनेशन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। साथ साथ हम नोट्स भी बनाएंगे। मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। जिस तरह से आप ट्यूशन पे जाते हो ना, प्रॉपर नोट्स आपके कंप्लीट होते हैं, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, तो वो सब कुछ इसमें चलेगा। सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ए 2 डायमेंशनल, क्योंकि हम ना पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं ना इसको, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a given charge distribution are called electric field lines. How they are drawn? They are drawn or imagined at a point by keeping a unit positive test charge Q0 at a point near the given charge distribution. वो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट चार्ज, डाइपोल, शीट कुछ भी हो सकता है, तो उसके अराउंड हम इस तरह से एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज रखेंगे और इमेजिन करेंगे कैसी होती है। They are curves. They are continuous curves. प्रॉपर्टीज अभी बाद में बताऊंगा, अभी डेफिनेशन बता रहा हूं। और प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये है हाउ दे आर ड्रॉन, ये है कॉन्टिन्यूस कर्व होती हैं। बट व्हाट इज प्रॉपर डेफिनेशन? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट ए पॉइंट नियर ए चार्ज distribution is drawn in such a way that the tangent to the line at that point, जिस पॉइंट पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, at that point gives direction of electric field. तो ये रिवर्स डेफिनेशन है। देखो मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरह से बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है, उसमें से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और आपको बोला जाए कि भाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, तो आप ऐसे, ये लाइन का भी एरो बना होता है, तो इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है, इसलिए एरो बना देते हैं। सो इस पॉइंट पर आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। सो जिधर वो टेंजेंट जाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो आप देखिए कि इस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पर एक प्रोटॉन रख दूँ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, तो प्रोटॉन किधर जाएगा? क्या इस लाइन के अलोंग जाएगा? नहीं, प्रोटॉन जाएगा टेंजेंट डायरेक्शन में। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, प्रोटॉन उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। सो दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, हाँ जी, तो अभी कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में पूछा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। सो सम एग्जांपल्स, ये मैंने पहले बता दिया, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अब एक्चुअल में तो 3D में होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर मेरे पास यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज मैंने पकड़ रखा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3D में होंगी, मतलब आपकी तरफ भी आएंगी, इधर भी, नीचे भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में एक सफ़ियर सा इमेजिन कर सकते हो। और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है इट इज़ वेरी वेरी लार्ज। बट हम पेपर पे इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बना सकते। हमें पेपर पे जब ड्रॉ करनी है तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि हम फाइनाइट नंबर ही ड्रॉ कर सकते हैं। बट ये नंबर इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझेंगे, सारी एग्जाम्पल समझेंगे। सो अगर ये 1 कूलम चार्ज है मान लो, और ये 1 कूलम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और आपको बोल दिया आप 2 कूलम की बनाओ, तो आपको बोल दिया क्वेश्चन में 2 कूलम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो आपने डबल कर देनी है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिलेटिवली हम बनाते हैं। मतलब ये चार्ज इसका आधा है तो इसमें आधी रहेंगी, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बनानी है 16। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। 8 तो ये बन गई ना, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से, तो इसका मतलब है, एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। मतलब कई बार ऐसे भी होता है कि आपको ये चार्ज गिवन नहीं दिया होता, अननोन होता है। यहाँ पर दिया होता है कि ये 1 कूलम है और यहाँ बोला होता है Q है, और आपको पूछा जाता है कि ये कितना चार्ज होगा। मतलब पैटर्न ड्रॉ किया होता है पहले से ही। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज है 3 कूलम और यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बनाई है 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बनी हुई है अंदर की तरफ 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आपको पूछा जाए ये चार्ज कितना है, और माइनस भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ऐसे सिंपली Q दे दिया। और आपको पूछा जाए ये चार्ज कितना है बताइए, तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, सो यू विल सी कि भाई इसमें आधी है, 4 है, तो अगर वो 3 कूलम है तो ये चार्ज कितना होगा, 1.5 कूलम, उसका आधा होगा। सीधी सीधी बात है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद हमारे पास साइन की बात है, तो इसमें बाहर की तरफ एरो बनाने हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए एरोस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है, सो उस केस में हमारे पास ये बन जाएगा नेगेटिव। तो चार्ज कितना, आंसर है -1.5 कूलम। तो ये कॉन्सेप्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहले आपको समझ आया। हमने आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी। अब इसके बाद है हमारे पास दूसरी एग्जांपल, जिसमें है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज आइसोलेटेड है, तो आप कोई मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ, वैसे ही पूछा है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये है। अब है उसके बाद डाइपोल। सो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल है और ऑपोजिट हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। सो ये दोनों चार्जेस बराबर हैं, ये हमें पता है, बट दे आर ऑपोजिट। अब जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव से बाहर की तरफ बननी है, नेगेटिव में अंदर की तरफ। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी मान लो। दूसरी प्रॉपर्टी है दे प्रेफर, ऐसे लिख लेते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, एंड प्रेफर टू एंड एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी भी आप साथ साथ लिख लीजिए। समझते समझते प्रॉपर्टीज लर्न हो जानी है हमें कि पॉजिटिव से स्टार्ट होनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और प्रेफर टू एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो एक तो मैंने बना दी, बहुत सारी होंगी ना, सो ऐसे एक और बना दो, स्टार्ट यहाँ से हुई फिनिश वहाँ, ऐसे। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ डाइपोल। ऐसे अंदर की तरफ यहाँ बना दो, यहाँ बाहर की तरफ बना दो, एक और बना दो, एक और बना दो, यहाँ भी आप उतनी बनाओ। क्यों बराबर क्यों बनाई है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इस केस में बराबर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डाइपोल। सो डाइपोल अगर बोल दिया पेपर में, एक नेगेटिव चार्ज बनाना है, एक पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल होंगी। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अंदर जा रही है, उसमें से 8 बाहर आ रही हैं, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हमारे पास 2 सिमिलर चार्जेस हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 सिमिलर चार्जेस, मतलब कैसे होते हैं सिमिलर चार्जेस, दोनों प्लस हो सकते हैं, और सिमिलर में भी आगे कंडीशन है हमारे पास इक्वल, और एक अनइक्वल वाला भी आ सकता है कॉन्सेप्ट। सो सिमिलर भी हैं और इक्वल भी हैं। तो इस केस में कैसे करना है, देखो ये दोनों सिमिलर हैं, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बनती है और दूसरी ये बनती है, नेगेटिव नेगेटिव। ओके, अब इस केस में क्या है, हमने फिक्स करे हुए ये चार्जेस अपनी जगह पर, दे कांट मूव। अब इसमें हमारे पास ना सेंटर पे, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होता है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने देखा था कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्यों? क्योंकि अब देखो इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उधर बनेगी, डिस्टेंस बराबर है, और इसकी इधर बनेगी, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। डिस्टेंस बराबर है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पर ये न्यूट्रल रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करती, जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस केस में अब क्या हो सकता है कि सर पॉजिटिव की तो बाहर की तरफ बनती है, तो इसकी ऐसे बना देते हैं, इसकी ऐसे बना देते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हो चुकी हैं इंटरसेक्ट, ऐसे कट गई आपस में, तो कट तो नहीं सकती क्योंकि इस पॉइंट पर हमारे पास अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट तो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ तो डायरेक्शन पता नहीं चल रही कि सर ये है या वो है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है ना। तो फिजिक्स में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, तो इसका मतलब है दिस इज रॉन्ग, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट। तो ये एक पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, साथ साथ याद भी हो जाएगा आपको। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट, ठीक है, कट नहीं सकती, इंटरसेक्ट, ठीक है, नहीं काट सकते। क्यों? बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ऑब्जर्व्ड, नॉट पॉसिबल। ऐसे थोड़ी होता है, एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए। क्यों? यहाँ पर अगर मैं पॉइंट चार्ज रख दूँ वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मैं किधर जाऊँ, तो ये गलत है। तो कैसे बनती हैं ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर ऐसे बनती हैं। एक्चुअल में कैसे बनती हैं बताता हूँ आपको, इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी, रॉन्ग वाला पैटर्न बताओ। तो ये ऐसे बनती हैं, इस तरह से ना, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो इस तरह से इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, तो वो ऐसे बेंड हो जाती हैं। सो बेंड होने के बाद बाकी आप ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर भी ऐसे कर दो एक बार, बाकी आप सीधी बना दो, लेकिन बनाना नंबर सेम। नंबर सेम क्यों बनाना है? क्योंकि ये भी क्यू है और वो भी क्यू है। अगर ये 2Q होता तो मैं डबल बनाता यहाँ पे, वो भी बना के दिखाता हूँ। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको फाइनल एग्जाम से मिलने हैं ये, और इस पर तो नीट के क्वेश्चन भी आते हैं, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ टू सिमिलर चार्जेस एंड विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब नेगेटिव, अगर नेगेटिव नेगेटिव होते तो क्या करते? सेम डायग्राम बनता, बट ये जो मैंने एरोज लगाए हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए, ये इनवर्ड लगते, अंदर की तरफ लगते, वो आप खुद बना लेना। सो ये हो गए टू सिमिलर चार्जेस। अब अगर चार्जेस सिमिलर हैं बट अनइक्वल हैं तो क्या होगा? सो टू अनइक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, अनइक्वल और सिमिलर, तो ये कैसे होते हैं देख लो। एक मान लो 2Q है और एक मान लो Q है। अब क्या होगा? अब पहली बात तो ये है कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पर, वो शिफ्ट करेगा। कहाँ शिफ्ट करेगा? इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, क्योंकि उस केस में हमारे पास ना डिस्टेंस छोटा रखेंगे हम, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इसमें डिस्टेंस बड़ा रख देंगे हम क्या रखेंगे? नेचर से होगा ये सारा कुछ। तो इस केस में याद रखना है न्यूट्रल पॉइंट छोटे चार्ज के पास होता है, पहले ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा होता क्यों है समझिए ना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखूँ Q0, उस पर लगेगी फोर्स, वो फोर्स इक्वल होनी चाहिए, दोनों की जो फोर्स है इक्वल होनी चाहिए। तो वो तभी इक्वल होगी अगर ये डिस्टेंस बड़ा है और ये डिस्टेंस छोटा है, क्योंकि डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है और मैग्नीट्यूड के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है। सो ये डिस्टेंस बड़ा इसलिए है क्योंकि उसने इसकी स्ट्रेंथ को कंपनसेट करना है, ऐसे समझेंगे, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट छोटे चार्ज के पास होता है। बाकी नंबर का भी ध्यान रखना है। नंबर हम अगर मान लो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ बनाऊंगा 10। नंबर का तो ध्यान रखना ही रखना है। 4, 6, 9, एक और बनाते 10। सो दीज आर टू अनइक्वल। अब इसमें अगर 3Q आ जाए तो उतनी और बढ़ा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें अगर हमारे पास QQ ही है तो ये बनेगा। तो दीज आर सम एग्जांपल्स, इनको ड्रॉ करिए, वीडियो पॉज कर लो
और फिर हम इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, साथ साथ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है टू अनइक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। वो सिमिलर थे, अब ऑपोजिट भी है। जैसे मान लो यहां पे है -q, यहां पे है 2q। तो अब इस केस में ना यहां पे इस रीजन में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं पर भी मान लो एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0, उस पर कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इस नेगेटिव ने इसको इधर खींचना है और इस पॉजिटिव ने भी उसको उधर ही रिपेल करना है। तो इस केस में कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा, इसका पैटर्न डाइपोल जैसा होता है, याद रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी लाइंस, उसकी आधी इसमें जाएंगी। जैसे 1 चली गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरी नहीं उसके अंदर गई, ये सीधी बना देनी है और ये आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में चलेगी। थोड़ा सा पैटर्न जो है ना इस तरह से भी बना लेते हैं हम, ऐसे हो जाता है थोड़ा सा बैंड टाइप। चलो, तो ये हमें बनाना है अनइक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ऑपोजिट भी है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, और दोनों एक दूसरे से अनइक्वल है। तो ये एक और एग्जांपल है। तो जितनी भी पॉइंट चार्जेस की एग्जांपल्स हो सकती थी वो सब मैंने करवा दी। अब है हमारे पास कुछ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, उसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो एक है हमारे पास वायर। अब वायर दो तरह की, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। अब वायर जो है उसको आप सिलेंडर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से वायर को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस तरह से इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती है, मतलब ऐसे बनाएंगे लेकिन चारों तरफ। ये 3D में भी ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। एक्चुअली तो 3D है ना, तो अगर आपने 2D में करना है तो आप ऐसे कर लो। पॉजिटिव चार्ज है ना, तो एरोज हमेशा बाहर की तरफ बनने हैं। एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, ऐसे नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरह से। ये 2D के अंदर ऐसे पैटर्न है। तो दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वायर, रेडियली आउटवर्ड, इस तरह की होती हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की तरफ बन जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल वायर ऐसे पड़ी है लेकिन नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे अंदर की तरफ, नीचे से भी ऊपर बना दो, ठीक है। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ वायर। एक्चुअली 3D के अंदर है, तो ऐसे सिलेंडर की तरह आपने इमेजिन करनी है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास इस तरह से स्केच है। सो इधर से अंदर, यहाँ से, इधर से, सामने से, चारों तरफ से, ठीक है। वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा इन्फानाइट होता है, बट हम फाइनाइट नंबर ही ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास शीट। अब शीट जो है वो इस तरह से आप बना लेते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज आपको ने दे दिया अगर, तो शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो यूनिफॉर्म होती है। बेसिकली इनफाइनाइट शीट की ही एग्जांपल ज़्यादा पूछी जाती है। सो इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इनमें ना स्पेसिंग नहीं चेंज करनी। देखो जितनी स्पेसिंग मैंने ऊपर रखी है उतनी ही नीचे रखनी है। यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। अब मान लो इस पे जो टोटल चार्ज था हमारे पास में ना सिग्मा दिया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज़ चार्ज अपॉन एरिया। मान लो वो था 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और एक और शीट दे दी मुझे, छोटे छोटे क्वेश्चन भी साथ साथ हो जाएंगे ना। सो इसमें अगर मान लो हमें दे दिया सिग्मा डबल, वो दे दिया 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, साइज सेम है शीट का, थोड़ी बड़ी बन गई है बट सेम इमेजिन करिए। सो इसमें ना ऐसे स्पेसिंग जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उतने ही एरिया में अभी हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करनी है, 10 यूनिफॉर्म रखना है। तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। कोशिश करनी है कि स्पेसिंग ना बराबर रखो इनमें। मैंने करी है, कोशिश हुई है नहीं, आप देखो स्पेसिंग समझ रहे हो ना कौन सी बराबर रखनी है ये। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, वो है प्रॉपर्टी नंबर 5, द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज gives strength of electric field. More separation,
अगर सेपरेशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खुली खुली बनी हुई हैं, तो इसका मतलब है लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस। सो पॉजिटिव शीट के लिए ऐसे बाहर की तरफ दोनों तरफ बनाने हैं एरोज, इधर भी बनाने हैं उधर भी, क्योंकि दोनों तरफ होती है फील्ड, एक तरफ नहीं होती। ठीक है, तो अगर मेरे पास मान लो यहाँ पर ऐसे एक शीट है, इस शीट को मैंने चार्ज दे दिया, सो अगर मैंने ऐसे रखी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनेगी और इधर भी। पॉजिटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव दे दिया तो अंदर की तरफ और अंदर की तरफ इधर से। ठीक है, सो नेगेटिव के लिए आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट इन एरोज को रिवर्स कर देना है और नेगेटिव शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो इस तरह से कोई पैटर्न दे दिया आपको, यहाँ लिख दिया E1, यहाँ लिख दिया E2 और यहाँ लिख दिया E3, और आपको बोला गया E1, E3 और E2 में रिलेशन निकालो। तो E1 सबसे बड़ा होगा, E3 जो है वो उससे छोटा होगा और E2 सबसे छोटा होगा। सेपरेशन, रिलेटिव सेपरेशन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कम सेपरेशन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ज़्यादा सेपरेशन है, यहाँ कम है। तो जहाँ सेपरेशन कम है वहाँ पे फील्ड ज़्यादा होती है। दिस इज़ फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। एरोज भी बना देते हैं अंदर या बाहर ऐसे। सो नाउ राइट डाउन दीज सम एग्जांपल्स। ये 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आएंगे पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, इंटरसेक्ट भी नहीं करती, ये भी हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये ना मेटल शीट है, मेटल चाहे कोई भी शीट हो, ठीक है। इसका जो सरफेस होता है ना, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। पोटेंशियल जो होता है इसके पूरे सरफेस पर वो सेम रहता है, मेटल का सरफेस। अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, कोई सफ़ियर भी हो सकता है, जैसे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट एग्जांपल है मेटेलिक सफ़ियर। सो मेटेलिक सफ़ियर को जब भी हम चार्ज देते हैं ना, ये मेटल का बना हुआ है, वो सारा चार्ज इसके सरफेस पे ही चला जाता है, कभी भी चार्ज कहीं और नहीं जाएगा। सो इस केस में हमारे पास ऐसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ जो इन दोनों एग्जाम्पल से निकल के आ रही है। वो प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा मेटल के सरफेस के परपेंडिकुलर ही बनानी है, एंगल जो है 90 डिग्री रखना है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी जो है वो मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, उसको हम ये रब कर देते हैं। ये बना लिया अनइक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, आपने ड्रॉ कर लिया इसको कॉपी पे। ये वायर भी कर लिया, नहीं करा तो कर लो पॉज करके। ये मेटल रहने देते हैं अभी, इनको कर लो ड्रॉ। चलो, आई होप आपने करा पॉज, नहीं करा तो कोई बात नहीं, दिमाग में ले जाओ सीधा, इसको याद रहती हैं चीज़ें, आसान है ये तो। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस पॉइंट पर भी आप ड्रॉ करोगे उस पॉइंट पर सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, चार्ज्ड कंडक्टर। चलो जी, तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और एक और निकल के आ रही है यहाँ से प्रॉपर्टी, वो ये है। इसके अंदर नहीं ड्रॉ करी सर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है मेटल के अंदर, क्योंकि सारा का सारा चार्ज मेटल के केस में सरफेस पे ही चला जाता है। जैसे मान लो एक मेटेलिक सफ़ियर है, आपने उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब मेटेलिक सफ़ियर में तो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने जो इलेक्ट्रॉन्स दिए वो भागेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे भाई, सरफेस छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे। सो मैक्सिमम उसके सरफेस तक ही जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो सारा चार्ज सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है, तो इसका मतलब है अंदर चार्ज नहीं होता मेटल के, कभी भी नहीं होगा। उस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट ड्रॉन इनसाइड ए मेटेलिक चार्ज्ड बॉडी। अगर मेटेलिक नहीं है, इंसुलेटिंग है, आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कि अगर ये जो मेटेलिक सफ़ियर की बजाय रबड़ की गेंद होती, इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी? करेगी। इंसुलेटर के अंदर अगर चार्ज पूरा भरा पड़ा है, रबड़ की गेंद, जैसे रबड़ हर जगह भरा होता है ना, इस तरह से पूरा रबड़ भरा होता है हर जगह से, ये रबड़ है सारा। अब इसको चार्ज दे दिया तो वो चार्ज ना सरफेस पे नहीं आता, क्योंकि कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो वो सारा चार्ज उसके अंदर ही रहता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हो सकता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है नॉन यूनिफॉर्मली हो। तो उस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं। लेकिन अगर मेटेलिक चार्ज बॉडी है तो नहीं। जैसे एक एग्जांपल आई थी यहाँ पर ना, आपके CBSE एग्जाम्स में आई थी कि ऐसे एक शीट पड़ी हुई है मेटल, और यहाँ हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाओ।
तो जैसे ही आपने मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज रखा, पहले हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट इंडक्शन वाला यहाँ पे काम करेगा। इंडक्शन का मतलब है कि इसके सरफेस पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। भाई ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के, तो यहाँ इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ऑपोजिट सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप होगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, कम हो गए इलेक्ट्रॉन वहाँ पे। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, यहाँ गई एक, लेकिन दूसरी ऐसे नहीं जाएगी। ये गलत है, क्योंकि यह एंगल देखो 90 डिग्री नहीं बना, ये गलत है। सही क्या है सर? सही ये है, सही है ऐसे बेंड हो जाएगी लेकिन 90 डिग्री बनाएगी, बेंड हो जाएगी लेकिन 90 डिग्री, ऐसे ऐसे, ये 90 नहीं बना, गलत हो गया। इतना वैसे ध्यान से नहीं देखते एग्जाम में, टेंशन नहीं लेनी और वहाँ पे डी लेके 90 डिग्री बनाने बैठ जाओ, ऐसे मत करना भाई। तो बस आपने यहाँ शो कर देना है कि ये 90 डिग्री है। इन बातों का ध्यान रखना बस, बहुत मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में अभी। सो पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव में चली गई, और इधर क्या होगा, इधर आगे पॉजिटिव और है, ऐसे वो आगे कंटिन्यू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ नहीं बनानी भाई, वो मैंने बता दिया आपको, मेटल के अंदर नहीं बनानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये है। अब अगर मैं इस साइड को ग्राउंड कर देता, अर्थ कर देता, तो ये बननी नहीं है, ग्राउंड हो जाना, वहाँ पे चार्ज 0 होगा, तो फिर यहाँ पर इस साइड नहीं बनेगा। वो ये डायग्राम है, ऐसे मैंने अर्थ कर दिया एक साइड पे। अब मैं नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ, चलो, तो इधर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। ये बहुत सारी एग्जाम्पल जितनी मर्जी बना लो, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू कैन डू एनी क्वेश्चन। अब यहाँ पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में जाएंगी, ऐसे एरोज देखो रिवर्स हो गए हैं उससे। ये लेक्चर ध्यान से सुन लो ना, तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन IIT JEE तक हो जाएगा तुम्हारा। तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव में चली गई। सो दे आर नॉट ड्रॉन इनसाइड ए मेटेलिक बॉडी। रीजन भी लिख देते हैं, बिकॉज E इज इक्वल टू 0 इन साइड द मेटल। ये हम गॉस लॉ में ना प्रूफ भी करेंगे, इसका प्रूफ आता है, डेरिवेशन आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास स्फेरिकल शेल वाली है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। साथ साथ ये प्रॉपर्टीज़ जो मैं लिख रहा हूँ इनको भी आप नोट कर लो, इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये सब मैंने बता दिया आपको। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो कैसी हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं पहले 7 नंबर। सो वो प्रॉपर्टी है हमारे पास, दे कांट बी डिसकॉन्टिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे आपने ड्रॉ करी मान लो, और यहाँ गैप दे दिया आगे, ये क्या कर दिया, गैप कहाँ से आ गया, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस थिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक कॉन्टिन्यूअस थिंग है। हम तो इसको ड्रॉ कर रहे हैं कुछ ऐसे नंबर ड्रॉ करके, बट एक्चुअली ऐसे थोड़ी होता है। एक्चुअली तो 3D के अंदर एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है, पैटर्न भी नहीं है, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस मॉडिफिकेशन हुई है स्पेस की, जहाँ पे आप कोई भी और चार्ज रखोगे भाई उस पर फोर्स लगेगी, वो भागेगा, किधर भागेगा, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट, जिधर भी टेंजेंट होगा उधर भागेगा वो। सो यहाँ पर अगर आपने चार्ज रख दिया, वो कहाँ भागेगा, उसको तो पता नहीं लगेगा, वो खाली है, डिसकॉन्टिन्यूट है, तो ये गलत है। अगर ऐसा कोई डायग्राम आ गया पेपर में जहाँ पे इस तरह की डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं और पूछा जाए ये सही है या गलत है, तो ये गलत है। सो ये भी है। और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं मेटेलिक सफ़ियर की। ये है सफ़ियर मेटेलिक, ये मेटल पार्ट है, ये हवा है, एयर खाली, ये भी खाली। अब अगर बोल दें आपको कि भाई इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो वो कहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज, वो सारा सरफेस पे जाएगा, अंदर कुछ नहीं जाएगा, मैक्सिमम जहाँ तक रिपेल कर सकता है, यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा। मैंने नेगेटिव चार्ज दिया -Q, वो सारा यहाँ रहेगा, तो इसका पैटर्न ऐसे बनेगा, सिमेट्रिकल सा ड्रॉ कर देना आपने, ठीक है ऐसे। अगर पॉजिटिव चार्ज देता तो एरो बाहर की तरफ बन जाते। एक और एग्जांपल देखो, अब सेम सिचुएशन में वैसा ही मेटेलिक शेल है मेरे पास, कुछ उसकी थिकनेस है, लेकिन अब इसको चार्ज सरफेस पे नहीं दिया हमने। क्वेश्चन में बोला कि मैंने इसके सेंटर पे हवा में -Q रख दिया, अब क्या होगा, अब यहाँ -Q फिक्स कर दिया, और ये क्या था, ये तो मेटल था, तो मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को करेगा रिपेल, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। सो इसके अंदर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, कितना, +Q,
अगर वहाँ माइनस क्यू है तो प्लस क्यू यहाँ इंड्यूस होगा और उतना ही माइनस चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा। तो पहले इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि सेंटर पे मैंने चार्ज रखा तो क्या बनेगा। तो अब इसके बाद पैटर्न ड्रॉ करना डिफिकल्ट नहीं है, आपको पता है पॉजिटिव से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, नेगेटिव के अंदर चली जाएंगी ऐसे, और मेटल के अंदर नहीं रखना, ठीक है। सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं, परपेंडिकुलर वाला, नंबर वाला, नंबर उतना ही अंदर बाहर सब, मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद खाली, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वहाँ लाइन भी नहीं ड्रॉ होगी ऐसे। इस लेक्चर को ना ध्यान से समझ लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई भी टॉपिक आ गया ना, टेंशन नहीं है, बस हो जाना बड़े मज़े से। अब अगर इस चार्ज क्यू को, माइनस क्यू को यहाँ की बजाय थोड़ा साइड पे रख दे तो क्या होगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। IIT JEE में पूछा था ये क्वेश्चन। तो ये इस तरह से बनेगा, मान लो यहाँ रख दिया, प्लस क्यू रख देते हैं। तो अगर प्लस क्यू रख देते हैं तो अंदर इंड्यूस होगा माइनस, लेकिन यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा। वहाँ ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि देखो ना इस सरफेस के पास है ये वाला चार्ज, तो जितना पास उतनी ज़्यादा फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स पे, सो उतनी ज़्यादा फोर्स मतलब उतने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ डेंस ही बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, परपेंडिकुलर तो होंगी, डेंस बनेगी, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में जाएंगी। यहाँ डेंस नहीं होंगी, यहाँ थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ना सारा कुछ। और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हुआ तो सरफेस पे पॉजिटिव, उतना ही जितना रखा था। तो ये कंटिन्यू हो जाएंगी। फिर उसके बाद ऐसे 90 डिग्री पे रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे बना देनी है, 90 90 90 90, थोड़ी कर्व, थोड़ी कर्व, थोड़ा 90, मज़े से बना देनी है, ठीक है। एक और बना दूँ, अच्छी लगेगी। ये लो, चलो ये IIT JEE का क्वेश्चन। तो इस तरह का पैटर्न, अरे ये वाली भी तो कंटिन्यू कर दो, छोड़ क्यों दी। सो ये वाला जो पैटर्न है हमारा, ये इस तरह से बन जाएगा। तो पहले इंडक्शन हो गई इसमें, उसके बाद हमारे पास पैटर्न बना लिया हमने। सो ये सारी एग्जांपल ऑलमोस्ट पॉइंट चार्जेस वाली, शीट वाली मैंने कवर कर दी हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकती, ये सब आप रिवाइज कर लेना, साथ साथ बुक पढ़ो। सो आप फिजिक्स की NCERT रीड कर सकते हो, लेकिन उससे अच्छी SL अरोड़ा पढ़ लो, उसके अंदर ये सारे डायग्राम्स बने हुए हैं। फिर उसके बाद ना बैक एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, वहाँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जहाँ जहाँ इस तरह के पैटर्न नज़र आ रहे हैं आपको, वो रीड कर लो क्वेश्चंस, 1 मार्क 2 मार्क, और आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इज ए स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है, और इसको फाई से डिनोट किया जाता है। इट इज अ सिंबल यूज फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो E A cos थीटा है। याद रखना ये डेफिनेशन जो है ना, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड किस तरह की होती है, अगर हमारे पास किसी रीजन ऑफ स्पेस में इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन एक ही है हर पॉइंट पर एक्स एक्सिस की तरफ, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये जो लाइंस ड्रॉ करी हैं उनमें ये जो स्पेसिंग है वो हर जगह सेम है। इस तरह की फील्ड को यूनिफॉर्म फील्ड बोला जाता है। अब यूनिफॉर्म फील्ड को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, लाइक 5 आई कैप न्यूटन पर कूलम। 5 मतलब इसका मैग्नीट्यूड 5 है, आई कैप मतलब इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, और न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। अब इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करने के लिए हमने इस क्वांटिटी को डिफाइन करा है। कैसे, देखो यहां पर अगर हम एक एरिया वेक्टर इमेजिन कर लें लाइक दिस, अब इस एरिया का जो वेक्टर होता है वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे हमारे पास मान लो ये हमारा एरिया है, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर बनेगा। अब ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों में कुछ एंगल है, थीटा एंगल। तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी उसकी वैल्यू है इनटू एरिया, जो भी ये एरिया होगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब इसको ध्यान से समझेंगे ये है क्या। देखो देखने से पता चल रहा है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दूं तो फ्लक्स बढ़ेगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने से क्या होगा कि इस एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल है ये क्वांटिटी, पहली बात। दूसरी बात, जो एरिया है, अगर मैं बड़ा एरिया ले लेता तो उस बड़े एरिया में से ज्यादा फ्लक्स निकलता, तो ये एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉज ऑफ एंगल थीटा। कॉज ऑफ एंगल थीटा का मतलब है, अगर हम इसमें थीटा को जीरो कर दें, मान लो मैंने सरफेस ऐसे बनाया, अब इस केस में हमारा एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। दोनों में एंगल कितना है, दोनों में एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री है। तो अब इस केस में इतने ही सेम एरिया में से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो इस केस में ज्यादा करेंगी, क्योंकि जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। कॉस 0 डिग्री इज 1। तो इन तीनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी है, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। अब कैसे, इनकी एग्जांपल्स करेंगे। अगर हमारे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के इन बिटवीन रहेगा, जैसे यहां पर भी एक्यूट एंगल है थीटा, तो उस केस में कॉस थीटा की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आती हैं, तो उस केस में हमारा फ्लक्स पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, हम 0 डिग्री वाली एग्जांपल लेंगे। इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, cos 0 इज 1। तो उस केस में बच्चे हमारे पास फ्लक्स होगा पॉजिटिव, और इसको हम मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा कि मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारे पास सरफेस है, जो भी हमने इमेजिन करा। तो सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स है और पॉजिटिव है। अब देखिए, मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं जिसका ये वाला एरिया ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, तो बाहर आने का मतलब है फ्लक्स पॉजिटिव। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फाई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ ए सरफेस। सरफेस में से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी तो उसको पॉजिटिव फ्लक्स बोलेंगे। ये फिजिकल मीनिंग है इसका। इसके बाद अगर हमारे पास थीटा एंगल 90 डिग्री होगा, तो उस केस में कितना होता है cos 90, आपको पता है cos 90 डिग्री जीरो होता है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी जीरो आएगी। इसका डायग्राम देखो कैसा होता है। तो इस केस में हमारे पास जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे बनेगा, ध्यान से देखो। ये हमारा सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर ऐसे ए ऊपर की तरफ बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में 90 डिग्री का एंगल है, तो इस केस में ये जो हमारा सरफेस है ना, वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही है, उसके पैरेलल पड़ा हुआ है। इसका मतलब है ना तो इस सरफेस में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है, ना ही अंदर जा रही है, तो इसका मतलब जीरो फ्लक्स है। तो जब भी हमारा सरफेस जो हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा वो सरफेस, तो उसका फ्लक्स जीरो होगा। जैसे मान लो ये मैंने सरफेस इमेजिन करा, ये मेरा हैंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही है, तो ये दीज आर पैरेलल टू दिस सरफेस, तो उसके इसमें फ्लक्स जीरो होगा। तो इस चीज को ऐसे समझेंगे। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमारा थीटा 180 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हुआ, 90 से मतलब छोटा चाहिए, 90 पे तो जीरो है, तो उस केस में हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू माइनस ई ए, मतलब नेगेटिव आएगी। माइनस तो 180 पे आएगी, उस केस में हमारे पास फ्लक्स नेगेटिव होता है। और अगर हमारे पास थीटा 180 डिग्री है, अगर हम 180 डिग्री ले लें, तो cos 180 कितना होता है, cos 180 डिग्री इज -1। तो उस केस में जो फ्लक्स है बच्चे वो आ जाएगा माइनस ई, तो नेगेटिव आएगा और मिनिमम आएगा। तो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू फ्लक्स। अब इसका डायग्राम भी आपको बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं एक्स एक्सिस की तरफ, और हमारा एरिया वेक्टर ऐसे है, देखो ये एक सरफेस है, लेकिन अब मैं ये वाला एरिया वेक्टर इमेजिन कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आप देखो इसके अंदर जा रही है ना सरफेस के। अब ए वेक्टर इधर है, ई वेक्टर उधर है, दोनों में एंगल कितना है, ब्लू में और ब्लैक में ये थीटा एंगल कितना, 180 डिग्री। सो इस केस में हमारा आंसर आया माइनस ई। तो नेगेटिव फ्लक्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के अंदर जा रही है। इसको रिवाइज करते हैं। अगर हमारे पास ये एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे सेटअप है, इसके लिए फ्लक्स पॉजिटिव होगा प्लस ई ए, इस सरफेस के लिए फ्लक्स नेगेटिव होगा माइनस ई ए,
और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लगा दें तो फ्लक्स होगा जीरो। तो ये तीन केसेस हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और एसआई यूनिट भी इसका याद रखना है। एसआई यूनिट ऑफ फाई फ्लक्स का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज एसआई यूनिट, इसको भी याद रखना। तो ये फ्लक्स की डेफिनेशन है फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। एक सिंपल सी डेफिनेशन भी आप लिखेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लेट अस राइट हियर। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, physical quantity proportional to number of electric field lines passing normally मतलब perpendicularly through an area। तो कहीं पर आप कोई भी एरिया इमेजिन कर लो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, उस एरिया में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, उसके प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देता है हमें उस रीजन में। और गॉस लॉ जब हम करेंगे तो गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बहुत एप्लीकेशन है, तो वो अब हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। आप इसको कॉपी पे नोट डाउन करिए। लेट अस डू सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी हमने डिफाइन करा है फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। तो हमारी पहली एग्जांपल है कि वी हैव दिस रिंग। इस रिंग का जो रेडियस है दैट इज आर, और यहां पर इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो वी नीड टू फाइंड इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लक्स, दोनों बताने हैं। ठीक है, सो इनवर्ड फ्लक्स के लिए हम ये वाला एरिया इमेजिन करेंगे विच इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटवर्ड फ्लक्स के लिए हम ये वाला एरिया वेक्टर इमेजिन करेंगे विच इज टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनवर्ड फ्लक्स के लिए ये वाला एंगल बनेगा 180 डिग्री, और इनवर्ड फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है जैसे मैंने आपको बताया। सो आंसर आएगा फाई इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव इज बिकॉज ऑफ कॉस 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है हमारे पास और एरिया है पाई आर स्क्वायर। सो इनवर्ड फ्लक्स ये है। आउटवर्ड फ्लक्स इस केस में हमारे पास आएगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और एरिया वेक्टर जो है हमारे पास वो पाई आर स्क्वायर ही है। इस केस में जो टोटल फ्लक्स होता है फाई टोटल, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो वो जीरो होता है। तो किसी भी ओपन सरफेस के लिए हमारे पास जो इनवर्ड फ्लक्स है, तो ये हमारे पास इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स आए। इसी तरीके से अगर हमारे पास रिंग की बजाय यहाँ पे सफियर होता, इट इज सफियर ऑफ रेडियस आर। अब सफियर तो एक बॉल जैसी होती है ना। अब ये क्लोज सरफेस है, ध्यान रखना ये एक क्लोज्ड सरफेस है। रिंग जो है या डिस्क जो है दैट इज ओपन सरफेस। देखो डिस्क जो होती है ना, प्लेट ओपन होती है जैसे मेरे हाथ जैसी ना। अगर मैं इसको बंद कर लूं ऐसे मुट्ठी जैसे, तो हमारे पास सफियर बन जाता है। अब इस सफियर को भी मैंने अगर इसी तरह की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, रेडियस इसकी आर है, तो उस केस में हमारे पास फाई इन क्या होगा? फाई इन हमारे पास नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है हमारे पास, तो ई आ जाएगा। इनटू एरिया कौन सा आएगा? यहाँ पर ये वाला एरिया आता है विच इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो सर्कल का एरिया ही आएगा चाहे सफियर है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पाई आर स्क्वायर ही बनेगा क्योंकि इसकी रेडियस आर गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझते हो? जैसे हमारे पास एक तरबूज है, उसको आपने ऐसे काट दिया, तो वो जो रेड वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है ऐसे, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो हमारे पास सर्कल या डिस्क जैसा ही होगा, 2D सरफेस होगा। तो उस केस में फाई इन हमारे पास ये आएगा। एरिया मतलब यहाँ पर सर्कल का ही आएगा, सेम आंसर है। और आउटवर्ड फ्लक्स बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पाई आर स्क्वायर आएगा। इस केस में हम टोटल फ्लक्स भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, तो टोटल फ्लक्स इन दोनों को ऐड करके जीरो आएगा। तो किसी भी क्लोज सरफेस को अगर इस तरह की यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए, कैसी फील्ड में रखा जाए? यूनिफॉर्म फील्ड।
तो उस केस में हमारे पास टोटल फ्लक्स हमेशा जीरो आता है किसी भी क्लोज सरफेस को। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डब्बा है, डब्बा मतलब क्यूब है। इस क्यूब को मैंने किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जो ऐसे है, ऐसे ऊपर की तरफ मैंने एक यूनिफॉर्म फील्ड लगा दी, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डब्बे के अंदर जा रही हैं उतनी बाहर भी आ रही हैं। तो इस केस में भी जो टोटल फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। किसी भी क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म फील्ड में रखने से टोटल फ्लक्स जीरो होता है। सो लेट अस राइट ए नोट। ये आप ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। सो नोट क्या है? द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इज ऑलवेज जीरो। उसके अंदर कोई चार्ज नहीं बढ़ाना चाहिए, सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर एंटर करेंगी उतनी बाहर भी आ जाएंगी उस केस में। तो हमेशा टोटल फ्लक्स जीरो आता है। एक दो एग्जांपल करेंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। तो इस तरह से हम करते जाएंगे, साथ साथ एग्जांपल्स भी करेंगे और साथ साथ हम थ्योरी भी करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। ये सारा का सारा कोर्स हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट अस डू अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एग्जाम्पल 3। अगर मान लो मेरे पास इस तरह का सिलेंडर है, ये भी एक क्लोज सरफेस है, इसको मैंने ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया और फिर से हमें इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स पूछा गया। तो अब इस सिलेंडर की रेडियस है r और हाइट है h। तो यहां पर भी आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इमेजिन करना है। तो जब मैं इसको ऐसे काटूंगा सेंटर से, ऐसे, ये रेड वाला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि एक रेक्टेंगल जैसा नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर हमारे पास आएगा ए वेक्टर, क्योंकि इस तरह के क्लोज सरफेसेस में हमेशा आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस केस में भी हमारे पास जो फाई इन आएगा वो माइनस ई ए आएगा। अब एरिया कितना है यहाँ पे देखो, एरिया को इन टर्म्स ऑफ आर एच निकालना है। तो आर हाफ लेंथ है ना इसकी नीचे वाली, टोटल 2r है। 2r इंटू एच इज एरिया, 2RH, ठीक है। तो ये इनवर्ट फ्लक्स है इस केस में। आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव लिखना आपको हमेशा, प्लस सी 2RH, और टोटल फ्लक्स यहाँ पर भी जीरो आएगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताता है जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली पास कर रही होती है। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम गॉस लॉ करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों पढ़ा रहे हैं सर, इसकी ना एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ में। तो जो गॉसेस लॉ है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सो मेनी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरी इजी वे, बहुत आसानी से। जैसे सफियर है, वायर है, वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो, सफियर की इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर सकते हो बिना ज्यादा कैलकुलेशंस करे। देखो सफियर वैसे एक बॉल है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कूलम्स लॉ से निकालनी है तो आपको छोटा सा पार्ट इमेजिन करना पड़ेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे लिखोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करा। अब हम देखते हैं गॉस लॉ क्या है, सबसे पहले उसका प्रूफ करेंगे आज के लेक्चर में, और इसकी एप्लीकेशन हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप ये नोट कर लो। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखना है? फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कुछ इस तरह की हो सकती है जिसकी डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आ चुकी हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई होप आपको इतना समझ आता है। अब इसके बाद डायरेक्शन की भी बात करें तो क्योंकि ये कर्व है तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करके निकाली जाती है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब
विच इज नॉट कॉन्स्टेंट एनी एवरीवेयर, विच इज वेरिंग। अब यहाँ पर अगर मैं एक एरिया इमेजिन कर लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक इस तरह का एरिया इमेजिन कर लिया अजीब सा। अब इस केस में भी आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे आपको वीक फील्ड मिलेगी, यहाँ पे स्ट्रांग मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखें? तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं like this which is ds वेक्टर, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं which is e वेक्टर। तो हम इस पूरे सरफेस को छोटे 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 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करता हुए इमेजिन करते हैं कि ये पूरा एरिया छोटे छोटे स्मॉल एरियाज में हमने डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद इतने छोटे एरियाज में डिवाइड करना है कि उस छोटे से पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे। तो फिर हम इस स्मॉल पार्ट का, इस स्मॉल एरिया का फ्लक्स लिख सकते हैं विच इज डी फाई। सो इन दिस केस स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with ds वेक्टर इज d phi। इसको d phi से डिनोट करना है आपको, एंड इट इज e डॉट ds। वैसे ही है e डॉट s, e डॉट a वही डेफिनेशन है, बट अब एरिया जो है हमारे पास ds वेक्टर है। सो टोटल फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल, इसको सरफेस इंटेग्रल बोलते हैं, एक बार लगा दो या दो बार ऐसे लगा दो, तो सरफेस इंटेग्रल ऑफ डी फाई, पहले डी फाई लिखूंगा मैं, विच इज सरफेस इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो ओपन सरफेस के लिए ऐसे लिखा जाता है, अगर हमारा ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस समझते हो, खुला हुआ सरफेस, जैसे डिस्क है, शीट है, प्लेट है, 2D सरफेसेस, ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स ऐसे लिखना है, दो बार इंटीग्रेशन का साइन ई डॉट डी एस। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये गॉस लॉ में यूज होना है। और क्लोज सरफेस के लिए अगर आपको लिखना पड़े फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो आपको दो बार इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के ऐसे गोला लगाना है, ये क्लोज सरफेस इंटेग्रल को रिप्रेजेंट करता है, क्लोज सरफेस इंटेग्रल। ठीक है, क्लोज सरफेस कौन सा होता है, जैसे बैलून है, सिलेंडर है, सफियर है, ये सब क्लोज सरफेसेस है। तो उस केस में आपको ऐसे लिखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओपन सरफेस के लिए ऐसे लिखना है। इसका यूनिट मैंने आपको बता दिया, ये डायरेक्टली यूज होंगे फॉर्मूले जब हम गॉस लॉ की प्रॉब्लम्स करेंगे। राइट डाउन ऑन द नोटबुक, साथ साथ नोट्स बना लो, वीडियो को पॉज कर लो अगर मैं जल्दी आगे चला जाऊं, नहीं तो वैसे मैं आपको टाइम दूंगा कि आप नोट्स बना लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस लॉ भी बोलूंगा मैं कभी कभी। सो गॉस लॉ क्या है, लेट अस राइट फर्स्ट, देन वी विल अंडरस्टैंड। इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको सीबीएसई में, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में पूछी जाएंगी। सो गॉसेस लॉ क्या है, देखो इसमें हमें एक क्लोज सरफेस लेना है, दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस अभी आपको समझ आ गया होगा, चारों तरफ से बंद है, शेप कैसी भी हो डजेंट मैटर, डिब्बा हो सकता है, सफियर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस भी हो सकता है। अब इस सरफेस के अंदर हमने कुछ चार्ज रखा, क्यू चार्ज। अब इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी ऐसे, वो आप ऑलरेडी लेक्चर नंबर 15 में पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं लेक्चर नंबर 15। सो इस तरह की रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी इसकी ना। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर ई वेक्टर, और हमारे पास चार्ज भी है और एरिया भी है ना, ये एरिया भी है इसका कुछ, तो यहाँ हम फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इसका फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो जो अभी हमने डेफिनेशन लिखी है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो हर जगह पे छोटे छोटे टीएस वेक्टर मानने हैं। तो यानी यहाँ माना, उस पॉइंट पे थीटा देखना है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, फिर स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अभी मैंने आपको बताया ना, इस केस में ऐसे लिखा जाता है। तो इसके लिए हमें हर जगह पर ऐसे छोटे छोटे एरियाज पूरे सरफेस पे इमेजिन करके हर जगह पर ये वाली चीजें लिख के फिर उसको इंटीग्रेट करना है, तो वो टोटल फ्लक्स हमें देगा। लेकिन गॉस ने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, उसने कैलकुलेशंस करी, प्रूफ करा कि ये जो भी आंसर आएगा टोटल फ्लक्स का, किसका, फ्लक्स का, जो अभी हमने फाई लिखा विच इज क्लोज सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो गॉस लॉ बोलते हैं कि ये जो चीज आप कैलकुलेट करना चाहते हो
आप ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, आपको ये सारी इंटीग्रेशन को बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। उसने प्रूव कर दिया कि ये जो आंसर है ये इसके बराबर आएगा कि टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इनक्लोज समझते हैं ना, उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज गॉस लॉ कि भाई टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज Q enclosed divided by epsilon naught. So let us write the statement. It states that the total electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface in vacuum. So वैक्यूम के अंदर हम परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, इसलिए वैक्यूम जरूरी है। सो दिस इज टोटल फ्लक्स, मतलब आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो कि भाई क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बोलते हैं और इसको क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q क्या है, कितना चार्ज उसके अंदर है सर, वो है Q। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास एक बैलून है, इस बैलून के अंदर मैंने 5 कूलम चार्ज रख दिया, ये छोटा सा चार्ज है 5 कूलम। उस 5 कूलम चार्ज की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगी, तो आउटवर्ड फ्लक्स ही बनेगा हमारे पास सारा। अब हमें बताना है कितना है सर टोटल फ्लक्स, तो कुछ नहीं करना कैलकुलेट, कोई छोटा एरिया इमेजिन नहीं करना, कोई इंटीग्रेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा आपको 5 कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 10 टू द पावर -12 इन एसआई यूनिट्स, वो यूनिट्स बाद में देख लेंगे। सो ये आंसर आएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लो, हमें फ्लक्स पता लग गया। तो कितना आसान है गॉस लॉ, हमें किसी भी चार्ज का टोटल फ्लक्स बता देता है। अब ये जरूरी नहीं कि जो एरिया है वो हमेशा दिया होगा, हम भी इमेजिन कर सकते हैं खुद से क्लोज्ड एरिया। जैसे किसी किसी केस में हम सफियर इमेजिन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रॉब्लम, किसी किसी केस में हम डब्बा इमेजिन करेंगे, कहीं पर हम सिलेंडर इमेजिन करेंगे, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो धीरे धीरे हम वहां पे चलते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ और इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है, राइट डाउन। Now let us do proof of Gauss law for a point charge। फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसकी गॉस लॉ की, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कहाँ यूज होता है, क्या एप्लीकेशंस हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डू प्रूफ, गॉस लॉ का प्रूफ। तो बहुत आसान है, कैसे करना है, हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्यू इमेजिन करना है और वहां से हमने आर रेडियस का एक क्लोज सरफेस, सफेरिकल सरफेस ऐसे इमेजिन करना है। ये जो क्लोज सफेरिकल सरफेस है इसका नाम होता है गॉसियन सरफेस। इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा आगे जाके, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि कोई भी क्लोज सरफेस अराउंड द चार्ज इज गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी है ये। अब यहां पर हमारा मान लो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट चार्ज की, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी E वेक्टर, ठीक है, और उसका फॉर्मूला भी हमें पता है विच इज K/Q/R² आर कैप। आर कैप भी यही डायरेक्शन होती है जिधर हमारा आर वेक्टर है, यहाँ हमारा ओरिजिन है। सो लेट अस राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज Q एट P, P कहाँ है, एट डिस्टेंस R, इज E वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का तो अभी आपको आता होगा ना, साथ में आप आर कैप लिखेंगे डायरेक्शन के लिए, रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉइंट यहाँ होता तो इधर होती, पॉइंट यहाँ होता तो इधर होती, पॉइंट यहाँ होता तो उधर चली जाती, रेडियली आउटवर्ड बोला जाता है इसको। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
नाउ इमेजिन a closed hypothetical surface of spherical shape around Q, radius R, taking O as origin. O मतलब जहां हमारा पॉइंट है एज सेंटर, O को हमने सेंटर मान के ऐसे एक spherical surface ड्रॉ कर लिया. Now let ds vector be the small area. तो इस तरह से हम स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें तो अभी तक यही पता है सर कि फ्लक्स निकालना है तो ई डॉट डी एस लगाना है, बाद में देखेंगे किसके बराबर आता है. तो ये हमने यहाँ पर स्मॉल एरिया कंसिडर करा, इसकी डायरेक्शन हमारे पास इसी डायरेक्शन में बन जाएगी डी एस वेक्टर, दोनों में एंगल 0 डिग्री है. सो स्मॉल फ्लक्स, अगर मैं इसका स्मॉल फ्लक्स लिखूं तो वो आएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. टोटल फ्लक्स लिखा तो सरफेस इंटेग्रल दो बार लगा दो, क्लोज का भी साइन लगा दो, ई डॉट डी एस. तो ये है हमारे पास. अब खोल लेंगे इसको. डॉट प्रोडक्ट है ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस दोनों की डायरेक्शन सेम है. अब यहाँ पर कॉस 0 1 होता है, इसको रब कर देता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से नीचे पुट कर देते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करेंगे क्योंकि आर कैप डॉट डी एस इज 1. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर ऐसे, और साथ में ds. ds स्मॉल सरफेस एरिया है ये वाला, ठीक है. अब इसमें देखो कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएंगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर. सब कुछ तो कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहे. पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करना है तो रेडियस तो सेम रहेगी r, तो r भी बाहर चला जाएगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds. अब ds क्या है? ds इज द स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्फीयर. तो जब आप इंटीग्रेट करोगे ds को पूरे स्फीयर के लिए, तो आपको स्फीयर का मिलेगा सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 πr² होता है. यहां से आप यहां आ जाएं, थोड़ी स्पेस की कमी हो जाती है, कोई बात नहीं. तो हमारे पास फाई, यहाँ पे लिख देते हैं, फाई इस फॉर्मूले से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन 4 πr². तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल. आंसर कितना आया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो आंसर देखिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया ना. तो गॉस लॉ प्रूफ हो गया कि भाई ये जो फ्लक्स आप कैलकुलेट करना चाहते थे वो इतना है. अब ये सफियर के लिए किया सर, किसी भी शेप के सरफेस के लिए ट्रू होता है, जरूरी नहीं सफियर है. अगर मेरे पास कोई आर्बिट्रेरी शेप भी हो, अलग अलग एंगल बनेंगे, प्रूफ कर सकते हैं, करेंगे नहीं हम, तो अलग अलग एंगल बनेंगे, उसके लिए ये ट्रू है. तो इसका ये प्रूफ है. अगर हमारा सफियर की जगह, अगर हमारा चार्ज वैक्यूम की जगह किसी मीडियम में होता तो ऐसे लिखना है. तो हमारे पास एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी भी आ जाएगी. तो ये आप नोट कर लो, प्रूफ है गॉस लॉ का. पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो ये डायरेक्टली पूछा चला जाता है, पेपर में आ ही जाता है, तो आप वहां कर देना इसको. और सीबीएसई वाले बच्चे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे गॉस लॉ के ऊपर, जो भी मैं करवाऊंगा, वो भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं. इस तरह से नोट्स बनाते चले जाओ और पढ़ते चले जाओ. बुक्स में से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. एस एल अरोड़ा ले लो, प्रदीप है, दिनेश है, सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं. किसी भी बुक्स में से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर सकते हो. तो बस आप लेक्चर्स देखते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सारा कंटेंट आपका मैं अपलोड करूंगा. चलिए अभी हम फटाफट एग्जांपल्स कर लेते हैं थोड़ी सी इसके ऊपर बेस्ड, और आज का लेक्चर फिनिश करेंगे. तो ये डेफिनेशन भी अभी मैं रब कर रहा हूँ. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चर्चा हो चुकी है. अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं. एग्जाम्पल 1, हमारे पास इस तरह का एक डब्बा है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज पड़ा है. हमें टोटल फ्लक्स बताना है, फाई टोटल, तो आपको पता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सीधा सीधा क्वेश्चन है पहला. टोटल फ्लक्स हमेशा ये होगा, किस वजह से होगा? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, सब तरफ से बाहर आएंगी 3D के अंदर,
टोटल फ्लक्स यही होगा, डब्बे की शेप कैसी भी हो। अब क्वेश्चन है इसके बाद, फाइंड फ्लक्स थ्रू, ये दूसरा क्वेश्चन है, ईच सरफेस। अब ईच सरफेस का फ्लक्स निकालना है। अगर चार्ज हमारा सेंटर में पड़ा हुआ है तो सिमेट्रिकली पड़ा हुआ है, मिड में पड़ा हुआ है, और सारी तरफ हमारे पास फ्लक्स जो है जा रहा है। तो टोटल सरफेसेस कितने होते हैं? टोटल सरफेसेस होते हैं 6। टोटल सरफेसेस क्यूब के होते हैं 6। टोटल फ्लक्स कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हर किसी सरफेस में से निकालना, डिवाइड कर दो। सो एक फेस का जो फ्लक्स होता है वो टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय 6 होगा। तो आंसर आएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल, हमारे पास जो चार्ज क्यू है वो हमें एक फेस के सेंटर पे दिया हुआ है। ये डब्बा है क्यूब, और इस क्यूब में हमारा जो चार्ज है वो कहाँ रखा है इस बार? किसी भी फेस के सेंटर पे, यहाँ पे क्यू। तो वैसे तो क्यू पॉइंट चार्ज है, लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको समझ आए। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, ऊपर नीचे, ऐसे 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 वैसे, ठीक है, सब तरफ जाएंगी 3D के अंदर। अब आप ध्यान से समझेंगे, आधा फ्लक्स जो है वो डब्बे के बाहर है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू दिस बॉक्स। तो कितना चार्ज हमारा बॉक्स के अंदर है? क्यू बाय 2। सो चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्यूब निकालना है। चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्यूब, हाफ चार्ज। जब चार्ज सरफेस पे पड़ा होगा, किसी भी सरफेस पे रख दो, तो उस डब्बे के अंदर कितना? आधा चार्ज। तो इतना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो फ्लक्स कितना आएगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल है, दिस इज टोटल फ्लक्स, ठीक है। अब इसमें भी पूछा जा सकता है कि किसी एक फेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा है। फ्लक्स थ्रू ए फेस ऑफ क्यूब, ठीक है। तो उस केस में क्या करें? अब ध्यान से इमेजिन करना, ध्यान से समझना। हमारे पास एक सरफेस तो ये है जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, उसके लिए हमारा आंसर जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि उस सरफेस के अलोंग चली गई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जैसे हमारे पास एक डब्बा है, डब्बा बॉक्स, हाँ ये है मेरे पास, ठीक है, ये देखो। तो अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज रखूंगा, उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी सरफेस के पैरेलल, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। मतलब इस फेस के लिए फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस। बाकी जितने भी सरफेसेस हैं, ये सामने वाला 5 बचे, उन सब में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी ना किसी एंगल्स पे निकलेंगी। तो वैसे ही टोटल फ्लक्स का आधा जा रहा था अंदर, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अब हमारे पास 5 फेसेस ऐसे हैं, अगर चार्ज यहाँ पड़ा है इसको नहीं गिनना, उसके अलावा 5 सरफेसेस हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी। सो इसको 5 से डिवाइड करना है। तो इस केस में 5 फेस होगा क्यू बाय 10 एप्सिलॉन नॉट, इसको 5 से डिवाइड करके। तो ये दोनों एग्जांपल्स अपनी कॉपी पे लिख के फिर एक कॉर्नर वाली एग्जांपल करवाता हूं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है कि इसी डब्बे के ऊपर हमने अब चार्ज को कॉर्नर पे रखा, किसी एक कॉर्नर पे, जैसे मैंने यहां रख दिया चार्ज क्यू। तो इस केस में 1/8 पार्ट ऑफ क्यू इज इनसाइड द बॉक्स। ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो कैसे, जैसे ये हमारे पास डिब्बा है, यहाँ पर अगर मैं एक बॉल इमेजिन करूं, उस बॉल के 8 हिस्से करेंगे आप, तो जो 1/8 पार्ट है, 8वां हिस्सा वो अंदर रहेगा, बाकी सारा पार्ट 7/8 पार्ट ऑफ क्यू विल बी आउटवर्ड दिस क्यू। उसको नहीं गिनना, बाहर वाले पार्ट को नहीं गिनना। कुछ इस तरह का नजर आएगा, तो छोटा सा जो पार्ट है वो 1/8 होगा, ठीक है। यहाँ बना के शायद आपको ज्यादा समझ आ जाए। सो इस केस में जो टोटल फ्लक्स होता है जब कॉर्नर पे चार्ज पड़ा होता है, वो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आंसर है। और इस केस में 3 फेस कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहां पर रखा क्यू चार्ज, तो इस सरफेस के अलोंग जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके भी अलोंग और इसके भी अलोंग। अगर चार्ज हमारा यहाँ पड़ा है, इन तीनों के लिए फ्लक्स जीरो होगा। बाकी 3 सरफेसेस बचे, ये वाला और ये। तो उस केस में जो एक फेस का फ्लक्स है वो क्यू बाय 24, मतलब मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 फेसेस में ही आएगा, ये आंसर आएगा। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। लास्ट एग्जांपल, मेरे पास इस तरह का हेमी स्फेरिकल बाउल है, और चार्ज यहां से सेंटर से थोड़ा सा ऊपर डेल्टा डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है क्यू। तो अब चार्ज तो सरफेस से बाहर है, इस केस में टोटल फ्लक्स जीरो आएगा।
जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बाउल। चार्ज बाहर है, चाहे स्मॉल डिस्टेंस पे है, डेल्टा डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, बट वो बाहर है। सो देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय बाउल या क्लोज सरफेस। तो इसमें फ्लक्स जीरो आएगा। चार्ज अंदर होना चाहिए, चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। अगर मैं इस तरह का एक डब्बा बना दूं और मैं बोलूं यहां पर है जी क्यू चार्ज, अब टोटल फ्लक्स थ्रू बॉक्स निकाल दो, तो आंसर विल बी जीरो, क्योंकि चार्ज सरफेस के अंदर चाहिए। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी बाहर भी आ जाएंगी। तो टोटल इनवर्ट फ्लक्स टोटल आउटवर्ड फ्लक्स के बराबर होगा। इनवर्ट फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउटवर्ड पॉजिटिव होता है, उनको ऐड करोगे आंसर विल बी जीरो। तो ये कुछ टॉपिक्स, ये कुछ एग्जांपल्स फ्लक्स के बारे में थी। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो कॉपी पे। नेक्स्ट क्लास में गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को स्टार्ट करेंगे।